डोडो टीवी। धीरज अपने नानी माँ के घर किशनगढ़ गांव आया था। उसकी नानी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। पति को मरे 10 साल हो गए थे और बच्चे भी शहर में रहकर अपनी माँ को भूल गए थे। ऐसे में उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। धीरज को जब पता चला कि नानी की तबीयत खराब है तो वो किसी और को बिना बताए ही गांव चला आया। जब धीरज ने नानी माँ को देखा तो वो बिस्तर पर लेटी दर्द से कराह रही थी। नानी माँ, देखो मैं हूँ धीरज। मुझे माफ करना, मैंने आने में देर कर दी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। धीरज डॉक्टर को लेकर आया। धीरज तुम यहीं बाहर रुको, मैं नानी माँ को देखता हूँ। ये कहकर डॉक्टर अंदर चला गया। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। नानी माँ अपना सिर डॉक्टर की उल्टी दिशा में किए हुए अंधेरे कोने की तरफ देखकर अपने में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। नानी माँ, कैसी तबीयत है आपकी? धीरज ने मुझे बताया कि आप बीमार हैं। जरा देखो तो क्या हुआ है आपको। डॉक्टर मुस्कुराता हुआ नानी माँ के पास आया। उसने नब्ज चेक करने के लिए नानी माँ का हाथ पकड़ा। नब्ज छूते ही उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। उसकी मुस्कान चिंता में बदल गई। डॉक्टर घबराकर पीछे हट गया। तभी अचानक नानी माँ ने अपना सर डॉक्टर की तरफ घुमाया। डॉक्टर का डर के कारण हाल बेहाल हो गया। फिर नानी माँ डॉक्टर को देखकर मुस्कुराई। डॉक्टर तुरंत अपना बैग उठाकर वहाँ से भागने लगा। बाहर खड़े धीरज ने डॉक्टर को रोकने की कोशिश की। डॉक्टर साहब रुकिए, आपने बताया नहीं मेरी नानी माँ को क्या हुआ है। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? धीरज ने डॉक्टर से सवाल किया, लेकिन डॉक्टर ने धीरज की बात का कोई जवाब नहीं दिया और घबराया हुआ वहाँ से चला गया। धीरज सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने डॉक्टर को इतना परेशान कर दिया। धीरज ये सोचता हुआ अंदर आया। अंदर उसने देखा कि नानी माँ वापस उस अंधेरे कोने की तरफ देखे ही जा रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। धीरज ने इस बात को अनदेखा कर दिया और कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद धीरज नानी माँ के लिए उनके कमरे में गया। नानी माँ, देखिए मैंने आज अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है। चलिए अब जल्दी खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलिए मैं ही आपको खिलाता हूँ। जरा मेरी तरफ घूमिए। नानी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका सर उस अंधेरे कोने की तरफ था। तभी नानी माँ फिर से कुछ बड़बड़ाने लगी। इसे जाने को कहो, इसे जाने को कहो, इसे जाने को कहो। नानी माँ, ये आप किससे बातें कर रही हैं? कौन है वहाँ? धीरज ने नानी के ऊपर से झांककर उस अंधेरे कोने की तरफ देखा। धीरज को उस अंधेरे कोने में 2 आंखें किसी रोशनी की तरह चमकती हुई नजर आई। धीरज घबरा गया। वो उन आंखों को देखता ही रह गया। अचानक उन आंखों ने पलकें झपकाई। धीरज डर के मारे पीछे हट गया। तभी नानी माँ ने धीरज से कहा, बेटा खाना यहीं रख दे, मैं खुद ही खा लूंगी। धीरज ने कोई सवाल नहीं किया और खाना वहीं रखकर बाहर आ गया। धीरज ने अभी अभी जो देखा था उसे वो थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसने इस बात को अपना वहम मान लिया। रात के 10 बजे थे। धीरज छत पर खड़ा अपने मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा था। गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। धीरज मोबाइल पर बात करता हुआ छत पर ही टहलने लगा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक बोरी को खींचती हुई कहीं ले जा रही थी। शायद उस बोरी में कोई भारी चीज भरी हुई थी। धीरज को अंधेरे में ठीक से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी उससे वो कुछ नानी जैसी लग रही थी। धीरज भागता हुआ नीचे गया। वो जब नानी के कमरे में पहुंचा तो देखा कि नानी अपने कमरे में नहीं है। उनका खाना भी जैसे का तैसा ही रखा हुआ था। धीरज बहुत परेशान हो गया। उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो बूढ़ी औरत उसकी नानी माँ ही है।
धीरज तुरंत बाहर भागा और नानी माँ को ढूंढने लगा। उसने इधर उधर देखा लेकिन नानी कहीं नहीं दिखी। धीरज ने नानी माँ को तालाब की तरफ जाते हुए देखा, इसलिए वो उसी तरफ जाने लगा। तालाब के किनारे किनारे चलता हुआ धीरज शमशान घाट तक पहुंच गया। उसने शमशान घाट में अपनी नानी को देखा। जब धीरज उनके पास गया तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरज ने देखा कि उसकी नानी माँ एक मरे हुए जानवर को खा रही थी। उस जानवर का खून उसके पूरे चेहरे पर लगा हुआ था और हाथ भी खून से लथपथ था। धीरज उसे देखकर बहुत डर गया। डर के मारे उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। तभी नानी माँ एक पल के लिए धीरज की तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर वापस किसी शैतान की तरह उस जानवर का मांस खाने लगी। धीरज घबराकर वहां से जितनी तेज हो सके भागा। भागकर वो सीधा घर आया। उसने जब फिर से नानी के कमरे में देखा तो नानी माँ अपने कमरे में बेड पर थी। धीरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। धीरज सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। फिर अगले दिन धीरज डॉक्टर के घर गया। डॉक्टर के घर पर कुछ लोगों की भीड़ लगी थी, साथ ही कुछ पुलिस वाले भी थे। धीरज ने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कुछ हुआ है क्या? आपको नहीं पता क्या? डॉक्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई है। उनकी लाश शमशान घाट में मिली। बड़ी बेरहमी से मौत हुई है उनकी। शायद किसी जानवर ने उन पर हमला किया था। उस जानवर ने डॉक्टर के शरीर को आधा खाकर वहीं छोड़ दिया। ये सुनते ही धीरज दंग रह गया। कल रात मैंने जो कुछ देखा था, कहीं वो सच तो नहीं था? कहीं नानी माँ ने ही तो डॉक्टर का खून नहीं किया है? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नानी माँ तो चल फिर नहीं सकती, फिर वो किसी का खून कैसे कर सकती है? धीरज ने अपने आप को समझाया और घर आ गया। फिर रात के समय धीरज नानी माँ के कमरे में ही एक कुर्सी पर बैठ उन पर नजर रख रहा था। नानी माँ की आंखें बंद थी, वो सो रही थी। धीरज वहीं बैठा अपने फोन पर कुछ कर रहा था। तभी अचानक नानी माँ की आंखें खुली। वो फिर अंधेरे कोने की तरफ देखने लगी और अपने में ही कुछ बोलने लगी, मानो किसी से बात कर रही हो। धीरज का ध्यान नानी माँ पर गया। वो पास जाकर सुनने की कोशिश करने लगा कि आखिर नानी माँ किससे बात कर रही है। नानी माँ डरी हुई बोले जा रही थी, नहीं, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करना, मेरे पोते को छोड़ दो, उसे जाने दो। तभी उस अंधेरे से आवाज आई, वो नहीं बचेगा, इसे मरना ही होगा। धीरज बहुत घबरा गया। वो तुरंत घर से बाहर भागा। भागकर वो सीधा गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा प्रसाद जी के पास गया। बाबा, मेरी मदद कीजिए। किसी बुरी शक्ति ने मेरी नानी माँ को। बस, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बाबा धीरज को वापस उसके घर में लेकर आए। जब धीरज ने अंदर देखा तो उसकी नानी माँ का शरीर काला पड़ चुका था और उनके शरीर से बदबू आ रही थी। नानी मर चुकी थी। तुम्हारी नानी को मरे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। तुम जिसके साथ थे वो एक बुरी आत्मा थी। ये सुनकर धीरज हक्का बक्का रह गया। बाबा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मेरी नानी मर चुकी है तो उन्होंने मुझसे बात कैसे की? बेशक उन्होंने तुमसे बात की होगी। जीने की चाहत में तुम्हारी नानी ने काले जादू का सहारा लिया था। उन्होंने एक बुरी आत्मा से प्रार्थना की कि वो उन्हें मरने के बाद भी जिंदा रखे। उस बुरी आत्मा ने तुम्हारी नानी की बात मान ली और उन्हें मौत के बाद भी जिंदा रखा, लेकिन सिर्फ अपना काम करवाने के लिए।
उस बुरी आत्मा ने तुम्हारी नानी के शरीर का फायदा उठाया और अपनी प्यास बुझाने के लिए लोगों को मारने लगी। लेकिन जब उसने तुम्हें मारना चाहा तो तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी नानी माँ अपना शरीर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। धीरज को उसके हर सवाल का जवाब मिल गया था। नानी माँ के जाने का उसे बहुत दुख था, लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि नानी माँ ने मरते दम तक उसकी रक्षा की। राजपुर गांव नदी के किनारे बसा होने के कारण वहां के लोगों का मुख्य धंधा मछली पालन और खेती था। उस दिन जब रामू किसी काम से शहर से साइकिल से वापस आ रहा था, तब आते समय साइकिल पंचर हो गई थी। देर भी हो गई थी। रामू जब अपने घर पहुंचने ही वाला था कि एक साया उसकी गर्दन पकड़कर गिराते हुए, पूरे गांव वालों को कह दो रात को घर से बाहर निकलते ही मैं उनका खून पी जाऊंगा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है। चुप रहो। थोड़ी देर में रामू की गर्दन में दांत लगाकर खून पी गया था। जब बनवारी उनका पड़ोसी उधर से निकला तो, अरे बनवारी, घर भाग जाओ, किसी को नहीं छोड़ेगा। पूरे गांव में खबर फैला दो और शाम होने के बाद कोई बाहर ना निकले। कहते कहते रामू की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अरे बंद करो ये सब गाना बजाना। रामू को तो किसी ने बात दिया है और वो कह रहा था कि शाम के बाद कोई घर से बाहर ना निकले। किसी तरह रो धोकर बेटी की शादी दिन में ही कर दी गई थी। ऐसे ही एक दिन कल्लू मछुआरा जब मछलियां पकड़कर वापस आ रहा था तो देर हो गई। अचानक लगा कि मछलियों का बोझ भारी हो गया है। जब उसने अपने सिर पर रखा बर्तन देखने के लिए उतारा तब, मछलियां खाने का बड़ा शौक है ना तुझे? अब मैं तुझे मछलियों की तरह ही खाऊंगा, एक एक हड्डी निकाल दूंगा। कल्लू डर से कांपते हुए, अरे बाप रे, वो पूरा जोर लगा के भागा था, लेकिन उस खौफनाक पिशाच ने उसे धर दबोचा और उसकी गर्दन में दांत लगा के सारा खून पी गया। उसके बाद तो किसी काम से शहर गए लोगों को रात हो जाती है तो वो शहर में ही किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। एक बार किशन काफी दिनों बाद जबलपुर से नौकरी से छुट्टी पर आने वाला था। पिता अर्जुन सिंह फोन पर, पहले ही बता दे रहा हूं, दिन में ही आना। रात हो जाए तो शहर में किसी धर्मशाला में रुक जाना। आजकल शाम होते ही पूरे गांव में नर पिशाच बेधड़क घूमता है और चौधरी के नौकर और कल्लू मछुआरे को तो मार ही चुका है। पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं कर पाई, ठीक है? बाबू, आप इधर डर क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, रिलैक्स। किशन की ट्रेन लेट हो गई थी। मेरे पास इतना रुपया है, अगर किसी धर्मशाला में रुकूंगा तो कोई चोरी कर लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने स्टेशन के टेलीफोन बूथ से गांव के सरपंच का नंबर लगाया, पर वो लगा ही नहीं। किशन भुनभुनाया, बाबू को कितनी बार कहा है कि घर पे फोन लगवा लो, इस बार मैं खुद ही लगवाऊंगा। वो बस से गांव पहुंच गया। जैसे ही बस से उतरा, गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया था। वो अपना बैग हाथ में पकड़े चला जा रहा था। उसी समय पीछे उसे लगा कि कोई जानवर आ रहा है। वो थोड़ा बगल में ही अटकर खड़ा हो गया। आज बड़े दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगा है, आज इसको मार कर ही दम लूंगा। किशन डर के मारे भागने लगा, पर उसे अपने लंबे हाथ बढ़ाकर पल भर में उसे दबोच लिया उसने और उसकी गर्दन में दांत लगाकर उसका खून पीकर उसके निढाल शरीर को वहीं छोड़कर चला गया। अरे किशन के बापू, सुबह हो गई है, किशन आने वाला ही होगा। जरा बस देखते रहना, मैं तब तक उसकी मनपसंद खीर बना दूं। अरे
इतनी उतावली क्यों होती हो? घर ही आएगा ना। अभी उनकी बातें खत्म ही नहीं हुई थी कि अरे बाबूजी, जल्दी आओ, गजब हो गया है। लगता है किशन भैया रात को ही आ गए थे, पर दरिंदे ने उसे मार दिया। सब भागे हुए गए तो उसका बैग एक तरफ पड़ा हुआ था और किशन मरा हुआ पगडंडी पर ही पड़ा हुआ था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जैसे पहले दो लोगों की गर्दन पर दांतों के निशान थे, वैसे ही किशन की गर्दन पर भी नुकीले दांत के ही निशान थे। किशन की मां जवान बेटे की मौत से होश हवास हो बैठी। मेरे बेटे, तुम्हें मना किया था रात को मत आना, फिर भी तो नहीं माना। राजपुर गांव की हवेली वाले ठाकुर साहब को जब यह खबर लगती है तो अर्जुन सिंह के पास उसका दुख बांटने आते हैं। धीरज रखो तुम, पुलिस खोजबीन कर रही है ना, पता तो चले कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। अब मैं नहीं बैठूंगा, बेटा चला ही गया है, अब जी कर क्या फायदा। कुछ ऐसा करना होगा कि बाकी गांव वालों को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, जो भी मदद चाहिए बता देना, ठीक है। किशन का क्रियाक्रम निपटाकर वो ठाकुर साहब के पास गए। ठाकुर साहब, आज रात को मैं कुछ लोगों के साथ पहरा दूंगा। मुझे आपका एक लठैत और एक पहलवान उसकी जरूरत होगी। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि हमारी बंदूक भी ले जाओ, ये लो। सब लोग रात को पहरे की तैयारी करने लगे। शाम होते ही सारे गांव की सीमा के पास एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए लोग। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, सारे घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए। लगभग 9 बजे थे, तभी सबने सुना कि जैसे कोई जानवर दौड़ता हुआ आया, लेकिन वो जानवर नहीं, नर पिशाच था। वो बहुत लंबा चौड़ा और सफेद लबादे में था। सबकी सांसें थम गई। वो थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद गांव की तरफ चला गया। वो चिल्लाया, पूरे गांव से कोई निकलता ही नहीं, मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैं अपना बदला पूरे गांव से लूंगा। सभी लोग समझ गए कि यह नर पिशाच है। किसी तरह सुबह का सूरज निकलने तक सब पेड़ पर ही बैठे रहे। जब उतरे तब आप सबने देखा कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक पिशाच है। आप लोग अपने अपने घर जाइए। मैं पास ही के गांव में एक मित्र गिरधारी लाल के पास जा रहा हूं। कल सुबह तक आऊंगा। मेरी घरवाली को बता देना। और लेकर इस पिशाच से छुटकारा कैसे मिलेगा? सभी लोग सतर्क रहें। और क्या कर सकते हैं? अर्जुन सिंह अपने मित्र गिरधारी लाल के यहाँ जाकर सारी बात बताते हैं। हमारे यहाँ गांव के बाहर जो कुटिया है, वहाँ एक सिद्ध तांत्रिक रहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत भूत पिशाच भगाए उन्होंने। वह तो रात को ही मिलेंगे। आज तुम यहीं आराम करो, रात में उन्हीं के पास चलेंगे। रात को दोनों कुटिया पर पहुंच जाते हैं। क्या चाहिए भाई? इतनी रात को किस काम से आए हो? बाबा, हम उस पिशाच से मुक्त होना चाहते हैं। मेरे जवान बेटे को उसने मेरे भी से मार दिया। आपका बहुत नाम सुना है। आपको अपने गांव वालों को सावधान करना होगा कि कल कोई घर से बाहर ना निकले। मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा। कागज की एक लिस्ट पकड़ाते हुए, ये कुछ सामान खरीद के रख लीजिएगा। दोनों वापस गिरधारी लाल के घर पहुंच जाते हैं। सुबह होते ही अर्जुन सिंह गांव में वापस चले जाते हैं। अर्जुन सिंह घर पर आते ही पत्नी से, कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूं। दूसरे दिन तांत्रिक सुबह सुबह ही आकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से जाप करता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। इस पेड़ की जड़ के पास ही थोड़ा खुदाई करो, तो यहाँ मिट्टी थोड़ी गीली लग रही है। अर्जुन सिंह खुदाई करते करते, बाबा ये देखिए, एक हड्डी का टुकड़ा है। बस बस मिल गया। तांत्रिक उस हड्डी को उठाकर उसके कमंडल में
जल से धोकर एक काले रंग के धागे में बांध देते हैं। सामने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। वैसे ही किसी जानवर के दौड़ने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। बाबा, वो आ गया। यही तो मैं चाहता था। मुझे क्यों बांधा है? तुम मुझे यहां से नहीं भगा सकते। कहा ना तुम। मैं चौधरी के यहाँ कितने बरसों से ईमानदारी से काम करता था। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। गांव के कुछ लोगों की नजर मेरी बीवी पर थी। चौधरी का सारा हिसाब किताब मैं ही देखता था। वो मुझ पर पूरा भरोसा करता था, परंतु गांव वालों ने मेरे खिलाफ चौधरी को इतना भड़काया कि उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और काम से निकाल दिया। मेरे पास घर भी नहीं था। मैं अपनी बीवी को लेकर इस पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगा। गांव वालों ने मुझे धमकाया कि गांव छोड़कर चला जाऊं, पर मैं अपने आप को निर्दोष साबित किए कैसे जा सकता था। लेकिन एक दिन गांव के ही कुछ लोगों ने रात में हमारी झोपड़ी में आग लगा दी और हमारी मौत हो गई। हमारी अधजली लाशों को इसी पेड़ के नीचे दबाया था इन बदमाशों ने। तुम सबकी जान ही ले लोगे तो तुम्हारा जाना ही ठीक है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर उस हड्डी को आग के हवाले करने चाह ही रहा था। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। परंतु तांत्रिक ने बिना एक पल गवाए उस हड्डी को धीरे धीरे अग्नि के हवाले कर दिया। शाम को धुंधला घिराया था। अचानक एक बवंडर सा उठा और आकाश की तरफ चला गया। पूरा वातावरण हल्का हो गया। अर्जुन सिंह, अब गांव वालों से कह दो कि बेखौफ घूम के निकल सकते हैं। दुष्ट आत्मा वो चली गई है। जय किशन मात्रे पुलिस में एक बड़े अफसर थे। 2 महीने पहले वो रिटायर हो चुके थे और अपनी जवान बेटी टीना के साथ लोनावाला में एक बंगले में रहने के लिए आए थे। उनका एक बेटा भी था, श्रवण नाम था उसका। वो शहर के कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन रात को जय किशन अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी हाईवे पर उन्हें एक आदमी दिखा जो कि हाथ में एक झूला लिए खड़ा था। जय किशन कार रोककर उस आदमी के पास गए। वो आदमी देखने में कुछ अजीब सा था। क्यों भाई, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? झूला बेच रहा हूं साहब, आखिरी बचाए लेना है। अच्छा दिखाओ तो। जय किशन झूला खरीद कर घर ले आता। उन्हें आता देख टीना बाहर आती है। झूला देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। वाह पापा, झूला! बंगला तो हो चुका, बस एक झूले की कमी थी। आपने वो भी पूरी कर दी। चलो इसे कल सुबह गार्डन में टांगेंगे, ठीक है? हाँ चलिए, खाना रेडी है। खाना खाकर बाप बेटी सो जाते हैं। सुबह होती है। जय किशन झूले पर बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आता है। अरे भोसले, आओ आओ। कैसे सर आप? अरे भाई हम तो ठीक है, पर ये माया रेप एंड मर्डर का केस तुम्हें सौंप कर तुम्हारी तो हालत बिगाड़ दिया ना। बात करते करते दोनों अंदर आते हैं। दोनों अंदर निकलते ही बाहर झूला अपने आप झूलने लगता है। उसकी कर कर की आवाज बड़ी खौफनाक है। अंदर सोफे पर बैठकर दोनों बातें करते। माया ही नहीं, उसके पिता की भी हत्या हुई है। हाँ मैंने पढ़ा अभी अखबार में। तभी टीना चाय लेकर आती है। हाय टीना, कैसी हो बिटिया? मैं तो ठीक हूँ अंकल, लेकिन अगर आप रात को खाने पर नहीं आए तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा। अरे अरे ऐसा मत कहो बेटी, अब तो रोज आना जाना रहेगा तुम्हारे घर। ये केस निपटने तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। हाँ सच्ची अंकल? सच्ची मुच्ची। विश्वास नहीं आता तो पूछो अपने पापा से। हाँ रहने दीजिए, आप हमेशा यही कहते हैं और फिर काम होते ही भाग जाते हैं। ये तुमने खूब पहचाना बेटी। सर, श्रवण कैसा है?
कहाँ है अब वो? अभी पूना में इंजीनियरिंग कर रहा है, कल आने वाला है। अरे वाह, फिर तो उससे भी मिलना हो जाएगा। बहुत बड़ा हो गया होगा अब तो। उनकी ऐसी बातें चल रही होती हैं, तभी टीना खिड़की के पास जाकर बाहर गार्डन ऐसे ही देखती है। अचानक झूला जोर जोर से झूलने लगता है। टीना खिड़की से झूले को देखती रहती है। चलो सर, मैं निकलता हूं, बाय बेटा। लेकिन टीना का ध्यान झूले पर ही अटका है। आधी रात में टीना का फोन बजता है। जय किशन बेडरूम में सो रहे होते हैं। हाँ रितेश, पापा सो गए। हाँ आ जाओ, मैं गार्डन हूँ। गार्डन में झूला झूल रहा है। टीना झूले की तरफ भागती है, झूले पर बैठ जाती है। थोड़ा झूलने के बाद अचानक टीना का रवैया बदल जाता है। उसके बाल खुलकर हवा में उड़ने लगते हैं। उसकी आंखें एकदम बदल जाती हैं। वो जोर जोर से झूला झूलकर हवा में उड़ने लगती है। उसकी आंखें गेट की तरफ गड़ी रहती है। बाइक से रितेश आता है। बाइक रोककर अंदर आकर टीना को देखता है और मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ता है। रितेश को देखकर झूला एकदम रुक जाता है। टीना अजीब आवाज में रितेश को पुकारती है, आओ रितेश, बैठो झूले पर, आओ। टीना डार्लिंग, ये क्या मजाक है? ऐसा कहकर रितेश टीना के पास झूले की तरफ आता है तो टीना तेज झूले से उसे हवा में उड़ा देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर रितेश डरता है, तेजी से बाइक लेकर भागता है। थोड़ी देर बाद बाइक स्लो करता हुआ चैन की सांस लेता है। तभी उसे मिरर में दिखता है कि झूले पर बैठी टीना उसका पीछा कर रही है। वह और तेज भागता है, लेकिन झूला तेजी से उसकी ओर आता है और टीना रितेश को हवा में उठाकर झूले के साथ अंधेरे में तेजी से निकल जाती है। दूसरे दिन टीना बिस्तर पर बेहोश लेटी है। डॉक्टर जांच करते हैं। जय किशन बड़ी टेंशन में। घबराने की बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगवा दिया है, 2 घंटे में होश आ जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, उसे हुआ क्या है? सुबह कह रही थी सर चकरा रहा है, अब देखो ऐसे बेहोश पड़ी है। डोंट वरी, यहाँ के वातावरण की आदत नहीं होगी ना, इसी वजह से ऐसा हो सकता है। आदत हो जाने पर सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और हाँ, अगर बात नहीं बनी तो अस्पताल शिफ्ट करवा देंगे। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे रिपोर्ट कर दे रही है। तभी श्रवण आता है। पापा, टीना कैसी है? वो ठीक है, जाओ डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ाओ। श्रवण डॉक्टर को बाहर छोड़ता है। वो गेट लगाता है। तभी झूला जोर जोर से झूलने लगता है। श्रवण झूले की ओर देखता है और अंदर टीना एकदम आंखें खोलती है, बहुत डरावनी। रात को श्रवण नींद से उठता है, बाहर गार्डन में आता है, झूले पर बैठी हुई टीना को देखता है। टीना, इतनी ठंड में क्या कर रही है तू? बीमार है तू? चल अंदर। वो टीना की तरफ बढ़ता है और अचानक झूला रुक जाता है। आओ भैया, बैठो झूले पर, आओ। ये सुनकर डर के मारे श्रवण के पैर जमीन में ही फंस जाते हैं। एकदम झूला टीना के साथ आता है, श्रवण को उठाकर आसमान के अंधेरे में खो जाता है। हॉल में जय किशन ये देखता है और ये देखकर दंग रह जाता है। सुबह होती है। सफेद कपड़े में श्रवण की लाश हॉल में रखी गई है। कुछ रिश्तेदार शोक मना रहे हैं। जय किशन इंस्पेक्टर के साथ बैठा है। एक बंद कमरे के अंदर टीना लेटी है। जरा बाहर आएंगे? जय किशन और इंस्पेक्टर गार्डन में झूले के सामने आते हैं। सर, मैंने आपको बताया नहीं, श्रवण से पहले टीना का बॉयफ्रेंड रितेश और माया के रेपिस्ट की लाश भी उसी बंगले में पाई गई है, जिसने माया और उसके बाप की हत्या कर दी थी। इसी झूले पर ये सारी लाशें टंगी थी। कल रात आपने जो देखा, इससे तो ये साफ है कि ये भूत प्रेत का मामला है। वैसे तो मैं भूत प्रेत में मानता नहीं हूँ, लेकिन कल जो मैंने देखा उसमें मेरा बेटा नहीं रहा, मेरी टीना। कुछ भी करो, लेकिन उसे बचाओ।
आपने जिससे झूला खरीदा है, क्या ये वही है? हाँ, ये तो 10 दिन पहले ही मर चुका है। क्या? हाँ सर, यही माया का बाप है, जिसकी माया के साथ हत्या हुई थी। सर, माया की लाश भी इसी झूले पर पाई गई थी। बाप अंदर सोफे पर मरा हुआ मिला। मतलब रेपिस्ट ने पहले बाप को मारा, बाद में रेप करके झूले पर ही माया की हत्या कर दी। हत्यारे को मारकर इनका बदला तो पूरा हुआ, फिर भी इनके अंदर गुस्से की आग अभी तक शांत नहीं हुई। इसीलिए झूले के जरिए माया और उसका बाप बेकसूर नौजवानों को खौफनाक मौत दे रहे हैं। सर, ना जाने आज किसका नंबर आएगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, अब मैं समझ चुका हूं और जानता हूं कि इन्हें अब कैसे रोकना है। रात होती है, बेहोश टीना जाग जाती है, दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। किशन उसे रोकता है तो उसे धक्का देकर दूर फेंक देती है। बाहर आकर झूले पर बैठकर तेजी से झूला झुलाती है। झूला हवा में जाते ही अचानक टीना हवा में उठती है और धप करके जमीन पर गिर जाती है। जय किशन बाहर आकर देखता है और जमीन पर गिर जाता है। टीना की लाश से खून बह रहा है, झूला झूल रहा है और जय किशन मुस्कुरा रहा है। इधर इंस्पेक्टर एक तांत्रिक बाबा को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा होता है, तभी अचानक उसका फोन बजता है। व्हाट? क्या हुआ? माया ने टीना को खत्म कर दिया और जय किशन घर से गायब है। हाईवे पर एक कार जा रही है जिसमें एक कपल बैठा है। बंगला तो ले लिया, लेकिन बेबी का क्या? बेबी बनाने के लिए बंगले में जाना पड़ेगा मेरी जान। मैं कार में तुम्हें बेबी नहीं दे सकता। नॉटी। अरे इतनी रात ये हाईवे पर कौन क्या बेच रहा है? गाड़ी रोककर दोनों उतरते हैं और उस आदमी के पास जाते हैं। क्या भाई, क्या बेच रहे हो? चूल्हा बेच रहा हूँ साहब, चूल्हा बेच रहा हूँ साहब, चूल्हा बेच रहा हूँ साहब। आखिरी बचा है, आखिरी बचा है, लेना है, लेना है।